गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का हार्दिक स्वागत है स्कॉलर क्लासेस महाराजगंज के इस यूट्यूब चैनल में। आप देखिए ध्यान से, हम लोग केवीएस प्राइमरी 2022 को टारगेट करके विशेष तौर से सबसे पहले हमने बाल मनोविज्ञान के जो पार्ट है, जो आपके 60 नंबर का पार्ट है, ठीक है। आपको देखो, पहली चीज़, कोई भी एग्जाम आप देने जाते हो तो एटलीस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ यू शुड बी वेरी क्लियर कि कितने नंबर का आपको क्या सेक्शन टारगेट करना है। तो याद रखना है कि 60 मार्क आपको जो है ये बाल मनोविज्ञान से मिलने वाला है। तो हम इसमें हमको इससे एक बात पता चलता है कि आपका जनरल हिंदी जो है वो 10 अंक का है, जनरल इंग्लिश जो है वो आपका 10 अंक का है, और कंप्यूटर रीजनिंग वगैरह मिला करके आपके 20 अंक के हैं। तो उस हिसाब से अगर आपको केवीएस में नौकरी पानी है तो आपका जो बाल मनोविज्ञान का जो पार्ट है, जो पेडागोगिक पार्ट है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका हो जाता है। तो हमको ये 60 नंबर हमको ये गेन करने हैं, एक एक करके वीडियोस बनाने की कोशिश की जा रही है। पार्ट 1 मैंने आपको किशोरावस्था भेजा था, लेकिन यहाँ पे अब हम एक एक सीक्वेंस से चलेंगे। जो पहला पार्ट हमारा है, आपको पता है कि जो बाल मनोविज्ञान है इसको 5 सेक्शन में केवीएस ने बांटा हुआ है, जो सिलेबस हमारा है। और जो पहला सेक्शन है शिक्षार्थी को समझना, देखिएगा ध्यान से, पहला जो हमारा सेक्शन है वो है आपका शिक्षार्थी को समझना। तो शिक्षार्थी को समझना, इसके अंतर्गत हमारा जो ये टॉपिक है पहला, कि बाल मनोविज्ञान का सिंपल परिचय हम देखेंगे, और अभिवृद्धि और विकास की क्या अवधारणाएं हैं, अभिवृद्धि और विकास की क्या अवधारणाएं हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। फिर बाल विकास की अवस्थाओं को लेकर के फिर इसके आगे के जो टॉपिक्स होंगे उसको हम कवर करेंगे, ठीक है। तो हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं कि आपको एक बहुत ही अच्छा कंटेंट दिया जाए, ठीक है, ताकि हमारे जो भी बच्चे जो इस बहुप्रतीक्षित परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं उनकी तैयारी अच्छी हो जाए। आमतौर पर जो बाल विकास होता है, हमें कोई बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म, इसके लिए बहुत अच्छी किताबें, अगर हमको इसके अलावा अगर हमको बहुत अच्छे नोट्स अगर मिल जाए तो हमारी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि मनोविज्ञान जो हम ये पढ़ रहे हैं ये सभी मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। बाद में जब मनोविज्ञान का अर्थ होता है, सामान्य तौर से अगर हम बात करेंगे मनोविज्ञान, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, मनोविज्ञान का अर्थ होता है मन का विज्ञान, ठीक है, मन का विज्ञान। लेकिन प्राचीन समय में जो मनोविज्ञान है इसको अलग अलग चीजों से हमारे मनोवैज्ञानिकों ने जोड़ने की कोशिश की। जैसे कि 16वीं शताब्दी में अरस्तु ने इसे आत्मा का विज्ञान कहा था। क्या कहा था? आत्मा का विज्ञान। यानी कि मनोविज्ञान जो पहले है, मनोविज्ञान की जो हमारी आधुनिक अवधारणा है ये पहले से अलग है, ठीक है। तो 16वीं शताब्दी में अरस्तु ने इसे आत्मा का विज्ञान कहा। फिर चीजें बदली, पंपुनाजी आए, पंपुनाजी साहब ने 17वीं शताब्दी में इसे मन का विज्ञान कहा। फिर 19वीं शताब्दी में विल्हेम वुंड साहब आए, इन्होंने इसे क्या कहा? चेतना का विज्ञान कहा, ठीक है। एक चीज बहुत क्लियर है कि मनोविज्ञान है क्या। तो मनोविज्ञान एक प्रकार का क्या है? विज्ञान ही है। क्या है? विज्ञान ही है। लेकिन अलग अलग कालखंड में हमारे जो मनोवैज्ञानिक थे इन्होंने अलग अलग नाम से इसको संबोधित किया। 16वीं शताब्दी में अरस्तु सर ने इसे आत्मा का विज्ञान कहा। 17वीं शताब्दी में पंपनाजी ने इसे मन का विज्ञान कहा। 19वीं शताब्दी में इसे विल्हेम वेंट ने चेतना का विज्ञान कहा। 20वीं शताब्दी में जेबी वॉटसन, जो ये आधुनिक अवधारणा हमारी है, इसे व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है, ठीक है ना। क्या कहा जाता है? व्यवहार का विज्ञान। यानी आमतौर पर अगर हमसे कोई पूछेगा कि मनोविज्ञान में हम करते क्या हैं, तो हम करते ये हैं कि विकास की अवस्थाओं के साथ साथ किसी भी व्यक्ति के व्यवहार में, किसी भी व्यक्ति के व्यवहार में क्या परिवर्तन हो रहा है, उन परिवर्तनों का हम अध्ययन करते हैं, ठीक है। फिर देखिए फैक्ट इसमें दिखा हुआ कि 1879 में जर्मनी में विल्हेम वुंड ने प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला खोला था। तो ये प्रश्न आपका बन सकता है कि प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किसने खोला था, कहाँ खोला था। फिर 1916 में डॉक्टर एस एन सेन ने कलकत्ता विश्वविद्यालय में भारत का प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला खोला था। एक प्रश्न आता है कि मनोविज्ञान भारत में कब आया, या मनोविज्ञान के बारे में भारत में चर्चा कब शुरू हुई। तो कई जगह किताबों में लिखा हुआ है कि 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान के बारे में भारत में बातचीत शुरू हुई,
और 20वीं शताब्दी में लोगों ने काम करना शुरू किया। बहुत सारे आपने देखा होगा कि बुद्धि के मापन की जो टेक्निक है, बहुत सारे हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने, मनोवैज्ञानिकों ने उस पर अपना जो है प्रस्तुत किया है। ठीक है, उसी तरह से व्यक्तित्व मापन और अन्य मापन में भी उन्होंने अपना योगदान दिया है। ठीक है, अब देखिएगा, विलियम हेली ने प्रथम बाल निर्देशन केंद्र खोला था। बाल निर्देशन केंद्र का मतलब, देखो प्राचीन समय में हम देखते हैं कि इतिहास हमारा बताता है कि पुराने समय में जो सजा दिया जाता था, वो चाहे बड़ा हो व्यक्ति चाहे बालक हो, सबको एक जैसा सजा दिया जाता था। जैसे कि आपने देखा होगा कई देशों में जो है कि उसको बिजली के झटके से अपराधी को मौत की सजा दी जाती, जो बहुत ही खतरनाक और क्रूर माना जाता था। तो विलियम हेली ने सोचा कि हम अगर चाहें तो बाल अपराध को रोकने के लिए हम उनकी काउंसलिंग कर सकते हैं, और इसके लिए प्रथम बाल निर्देशन केंद्र खोलने की उन्होंने बात करी और प्रथम बाल निर्देशन केंद्र उन्होंने खोला। अच्छा, बाल मनोविज्ञान की, यानी कि जब मनोविज्ञान को बालक के व्यवहार के साथ जोड़ने की कोशिश किया गया तो इसको बाल मनोविज्ञान कहा गया। बाल मनोविज्ञान की अवधारणा सबसे पहले बर्क ने प्रस्तुत किया था, और बालक के विकास का प्रथम विवरण 1774 में पेस्टोलॉजी ने प्रस्तुत किया था। पेस्टोलॉजी, ठीक है, 1774 में बालक के विकास का प्रथम विवरण जो है यह किसने प्रस्तुत किया था? पेस्टोलॉजी ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो ये तो हमारे कुछ फैक्ट्स थे जो कभी कभी परीक्षाओं में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अभिवृद्धि और विकास, चलिए अभिवृद्धि और विकास के पहले आप देखिए, जब विकास आप पढ़ते हो तो विकास के अंतर्गत ही आपका आता है क्या? बाल विकास। ठीक है, विकास के अंतर्गत ही आपका विकास, जब हम बालक के संदर्भ में पढ़ते हैं तो उसको बाल विकास नाम दिया जाता है। लेकिन कई बार यहाँ पे हमें कंफ्यूजन होता है कि अभिवृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है। तो अभिवृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है? आमतौर पर मान के चलिए कि अभिवृद्धि अगर बेटा है तो विकास उसका क्या है? बाप है। ठीक है, उसका पिता है। तो ये मान के चलिए पिता और पुत्र का संबंध है दोनों में, यानी कि पुत्र अलग थोड़ा है लेकिन पिता के अंतर्गत ही पुत्र भी आता है। तो अगर हम बात करेंगे दोनों के अलग अलग की, तो जब विकास की बात करेंगे तो अभिवृद्धि उसका एक अंग के रूप में लिया जाएगा, लेकिन जब अभिवृद्धि की बात करेंगे तो विकास उसमें सम्मिलित नहीं होगा, क्योंकि विकास में कई पहलुओं में परिवर्तन सम्मिलित होते हैं। तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर कोई हमसे पूछता है कि अभिवृद्धि का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, या अगर किसी को समझाना है कि अभिवृद्धि का मतलब बताओ, तो हम कहते हैं भाई कोई भी चीज अगर बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि उसको अभिवृद्धि के अंतर्गत लिया जाता है। जबकि विकास का अर्थ क्या होता है कि संपूर्ण ढांचे में परिवर्तन, संपूर्ण ढांचे के गुणात्मक परिवर्तन, उसके रूप में परिवर्तन, या संपूर्ण अभिवृद्धीय संगठन। अभिवृद्धीय संगठन का मतलब क्या हुआ? अब इसको समझिएगा। जैसे मान लीजिए कोई एक बालक है, उसका हाथ पैर मजबूत हुआ या हाथ पैर बढ़े, मस्तिष्क का विकास हुआ, कोशिकाओं में वृद्धि हुई, तो ये संपूर्ण, उसके आंतरिक अंगों में वृद्धि हुई, ये संपूर्ण अभिवृद्धि संगठन, यानी कि सभी अंगों में जो ये वृद्धि हो रही है, ये सब मिल करके उस बालक के विकास को संदर्भित करेगा, उसके बालक के विकास को प्रतिबिंबित करेगा। यानी विकास एक समेकित रूप होता है, समेकित रूप होता है, सम्मिलित रूप होता है, जिसमें किसी व्यक्ति के सभी पहलुओं में परिवर्तन सम्मिलित होते हैं। ठीक है, सामान्य तौर से जब अभिवृद्धि की बात की जाती है तो अभिवृद्धि का अर्थ शारीरिक परिवर्तन से लिया जाता है। शारीरिक परिवर्तन, अब आपको पता है कि यह जो शारीरिक परिवर्तन होता है ये कहाँ कहाँ परिलक्षित हो सकता है? तो किसी के आंतरिक अंगों में परिवर्तन हो जाए, बाह्य अंगों में परिवर्तन हो जाए, किसी व्यक्ति के भार में परिवर्तन हो जाए, किसी व्यक्ति के हड्डियों की संख्या में परिवर्तन हो जाए। हड्डियों की संख्या आपको पता है ना कि बाल्य अवस्था में बच्चों के अंदर लगभग 320 हड्डियां होती हैं, सॉरी माफ करें, शैशवावस्था में बच्चे में 320 हड्डियां होती हैं, बाल्यावस्था में यह 270 हो जाता है, और किशोरावस्था में कितना हो जाता है? 206। जब आपको इसके बारे में डिटेल पढ़ाया जाएगा कभी, तो उसमें आपको बताया जाता है कि ऐसे होता क्या है। जब बच्चा छोटा रहता है तो उसमें माना जाता है कि जो हड्डियां होती हैं ये सब अलग अलग रूप में होती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद वो मिलना शुरू हो जाती हैं, मिल करके कई हड्डियां मिल करके एक हो जाती हैं, फिर वो मिल करके और कम हो जाती हैं, तो उनकी संख्या जो है एक अवस्था से दूसरी अवस्था के समय जाते समय घट जाती है। ठीक है, कोशिकाओं में वृद्धि,
आप देखिए ध्यान से, बाल विकास, बालक के विकास के साथ साथ जब बच्चा एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है तो उसकी कोशिकाओं में वृद्धि हो जाती है। कोशिकाओं में वृद्धि का मतलब कि आप देखिए ध्यान से, कोशिकाओं में वृद्धि का मतलब हो जाता है कि उसमें बहुत सारे परिवर्तन आपके देखने को मिलते हैं। ठीक है, कोशिकाओं में परिवर्तन आपको देखने को मिलते हैं। समय के साथ उसका शारीरिक स्वास्थ्य बदल जाता है, हट्टा कट्टा हो जाता है। तो यह परिवर्तन हम सभी को मिलते हैं। विकास में बहुत सारे आयाम या पहलू शामिल होते हैं। आयाम या पहलू का मतलब कि जैसे आपको कोई भी बाल मनोविज्ञान जब आप पढ़ते हैं तो आपको बताया जाता है कि विकास के अंतर्गत किसी व्यक्ति के शारीरिक परिवर्तन अगर होता है, ठीक है, उसके मानसिक परिवर्तन अगर उसके अंदर होता है, मानसिक परिवर्तन का मतलब तर्क करने की क्षमता, ठीक है, विचार निर्माण की क्षमता, जिज्ञासा करने की क्षमता, समस्या समाधान करने की क्षमता। तो अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर ये गुण बदल रहे हैं, ये क्षमताएं बदल रही हैं, ये क्षमताएं आ रही हैं, तो हम कह सकते हैं कि उसके अंदर मानसिक परिवर्तन हो रहा है। सामाजिक परिवर्तन का मतलब आपको पता है कि सामाजिक परिवर्तन का मतलब क्या होता है कि जैसे बालक जब शैशवावस्था में होता है तो वो जो होता है एकाकी जीवन। एकाकी जीवन का मतलब कि वो अपना स्वनिर्देशित होता है, स्व केंद्रित होता है, यानी कि वह केवल अपने ऊपर कंसंट्रेट करता है, उसको हर चीज चाहिए जो वो मांगता है, और अगर आप नहीं देते हैं तो आपके नाक में दम भी कर देता है। लेकिन आयु के साथ साथ उसको समाज के लोगों के बारे में समझ में आ जाता है, सामाजिक चीजें समझ में आनी शुरू हो जाती है, अच्छे बुरे में अंतर करना वो सीख जाता है, कौन अपना है कौन पराया है, ये दृष्टिकोण उसके में जागृत हो जाती है। तो समय के साथ ये परिवर्तन होते हैं। संवेगात्मक परिवर्तन मतलब संवेग, आपको पता है कि किसी भी बालक में जन्म के साथ ही संवेगों का भी विकास शुरू हो जाता है। एक प्रश्न पूछा जाता है कि शैशवावस्था में या जन्म के समय बच्चे के अंदर कौन सी संवेग होती है। शैशवावस्था में बच्चे के जन्म के समय बच्चे में उत्तेजना संवेग होती है। बच्चा जब जन्म लेता है और इस दुनिया में आता है तो सबसे पहले उसकी आंखें चौंधियाती है, क्योंकि वो सीधे से प्रकाश में आ गया अचानक से। तो सबसे पहला काम उसकी आंखें क्या करेंगी, इस प्रकाश के प्रति अपने आप को अनुकूलित करने का प्रयास करेंगे और उसकी आंखें चौंधियाती हैं इस तरह से। तो वहीं से आप कह सकते हो। साथ ही साथ वो बच्चा अब अपनी किसी भी आवश्यकता के लिए क्रंदन करना शुरू करता है, रोना शुरू करता है। ठीक है, यानी कि सबसे पहले हम अगर बात करेंगे तो जो आपका शैशवावस्था होता है वहां से लेकर के और बालक के अंतिम अवस्था तक, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, ठीक है, वृद्धावस्था तक जो है ये सभी परिवर्तन आपको देखने को मिलते हैं। भाषाई परिवर्तन, नैतिक परिवर्तन, संज्ञानात्मक परिवर्तन। ठीक है, आपको पता है कि व्यक्ति दुनिया में जब आता है, कुछ सीखता है, तो उसके वो सब सारी चीजें उसके सीखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उसका संज्ञान निभाता है। संज्ञान क्या होता है, देखिए बाल मनोविज्ञान में साथियों एक बात आप समझ लीजिए कि बहुत छोटे छोटे जो हमारे शब्द होते हैं उनके अर्थों को अगर हम समझ लेंगे तो बाल मनोविज्ञान को समझना बहुत ही आसान हो जाता है। संज्ञान क्या है, कोई बहुत हैवी चीज नहीं है, कोई बहुत भारी चीज नहीं है। संज्ञान का अर्थ होता है कि किसी व्यक्ति का पूर्व ज्ञान, और यही कारण है कि जब भी किसी व्यक्ति का पूर्व ज्ञान मजबूत होता है तो वो नई चीजों को नई चीजों को सीखने में उसको सरलता होती है। सामान्य तौर से बच्चे का संज्ञान उसका होता है परिवेशीय ज्ञान, चारों तरफ की जो चीजें होती है। इस नाते जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपनी चारों तरफ की चीजों के बारे में जल्दी से सीखना शुरू करते हैं और उसी का इस्तेमाल करके वो दुनिया के उन चीजों के बारे में भी सीखना शुरू करते हैं जो उनके समक्ष नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें एक बात तो बिल्कुल समझ में आती है कि अभिवृत्ति के अंतर्गत जो है सामान्य तौर से शारीरिक परिवर्तन आते हैं, और जिसमें आंतरिक अंग परिवर्तन, भार में, दांतों की संख्या, कोशिकाओं में परिवर्तन। जबकि विकास का अर्थ यह है कि किसी भी पहलू में अगर हमारे परिवर्तन हो रहा है, किसी भी विकास के किसी आयाम में अगर परिवर्तन हो रहा है, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे संवेगात्मक हो, भाषाई हो, नैतिक हो, इन सब में परिवर्तन जो है हमारा होगा वो विकास के संदर्भ में लिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। अगर किसी पॉइंट में अगर आपको दिक्कत होती है तो आप कमेंट जरूर करिए, और एक बार कमेंट जरूर करिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, तो हम इससे भी अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। आगे देखिए, इसमें और भी पॉइंट्स हम ऐड कर रहे हैं। अभिवृद्धि में परिवर्तन केवल संख्यात्मक होता है। देखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। संख्यात्मक होता है मतलब उसको काउंट कर सकते हैं। देखिए, छोटा बच्चा जब होता है,
छोटे बच्चे में बचपन में दूध के दांत जब देखते हैं, पहले 2 दांत आता है, फिर 4 दांत आता है, फिर 14 होते हैं, ऐसे करके उसके दांतों की संख्या, दूध के दांत बढ़ने शुरू होते हैं। फिर दूध के दांत जब गिरने शुरू होते हैं तो उसके मुंह में अब अस्थायी दांत आने लगते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं हड्डियों की संख्या में ही परिवर्तन हो रहा है। तो अभिवृद्धि में परिवर्तन संख्यात्मक होता है, मात्रात्मक होता है, परिमाणात्मक मतलब कि उसको हम नाप तोल सकते हैं, गिन सकते हैं, ये सारी चीजें उसको नजर आता है। ठीक है, विकास में परिवर्तन मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार का होता है। अच्छा, अब इस पॉइंट को हम समझने के लिए चलिए हम एक उदाहरण लेते हैं। हम दांत का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपको पता है कि 2 व्यक्ति हैं, ठीक है, दोनों किशोरावस्था में है, दोनों के मुंह में 32 दांत है, मान के चलिए। तो दांतों की संख्या दोनों में बराबर है, संख्यात्मक, यानी अभिवृद्धि दोनों में क्या है, बराबर है। लेकिन एक बच्चा जो है वो मुंह से अखरोट तोड़ सकता है, जबकि दूसरा मुंह से अखरोट नहीं तोड़ सकता है। तो आप कहेंगे कि दोनों में अभिवृद्धि तो बराबर है, लेकिन विकास दोनों में बराबर नहीं है, क्योंकि दांतों की संख्या बढ़ने के साथ साथ अगर पहले व्यक्ति के दांत अगर मजबूत है तो हम कहेंगे कि उसमें गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों प्रकार का परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, जबकि आप देखेंगे कि जो दूसरा व्यक्ति इसमें है उसके दांतों की संख्या तो है लेकिन वो मजबूत नहीं है। उसी तरह से मान लीजिए कि 2 व्यक्ति हैं, दोनों अगर 50 किलो के हैं, एक व्यक्ति जो है 25 किलो का भार उठा सकता है, एक व्यक्ति केवल 10 किलो का भार उठा सकता है। तो दोनों मात्रात्मक रूप से तो समान है लेकिन गुणात्मक रूप से समान नहीं है। इस नाते हम कह सकते हैं कि जो हमारा अभिवृद्धि हो सकता है वो समान होता है, लेकिन विकास में गुणात्मक पहलू भी सम्मिलित होते हैं। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। आप अपनी परिवेश के अन्य उदाहरणों के साथ इसको जोड़ने की कोशिश करिएगा। ठीक है, अभिवृद्धि केवल निश्चित समय तक होता है। आपको पता है कि व्यक्ति का अधिकतम शारीरिक और मानसिक विकास कब तक होता है? सही जवाब है आप लोग का, आप लोग दिमाग में ठीक सोच रहे हैं, किशोरावस्था तक होता है। ठीक है, अच्छा अच्छा, एक बात मुझे और बताइए कि वो कौन सा शरीर का अंग है जो शैशवावस्था से लेकर के और मृत्यु पर्यंत तक उतना ही बड़ा रहता है, बढ़ता नहीं है? ठीक है, तो याद रखिएगा ये प्रश्न है। आंखें जो हमारी होती हैं, आंखों का जो आकार होता है वो कभी बदलता नहीं है, वो हमेशा एक बराबर रहता है। ठीक है, अच्छा, फिर देखिए विकास के दौरान व्यक्ति में हमेशा नई योग्यताएं आती हैं, विशेषताएं आती हैं। तो विकास जब भी व्यक्ति करेगा ना तो उसमें गुणात्मक परिवर्तन भी होता है, इस नाते वो नई योग्यताओं को धारण करता है, नई योग्यताओं को हासिल करता है। जैसे कोई बच्चा कंप्यूटर सीख लिया या कंप्यूटर चलाना अच्छी तरह से जानता है, अच्छे से बोलना जानता है, भाषण देना जानता है। ठीक है, तो ये सभी क्या करता है, आयु के साथ साथ व्यक्ति अपने अभिवृद्धि तो होता है, उसके साथ साथ वो नई क्षमताओं को, नए गुणों को हासिल करता है। ठीक है, नई योग्यताओं को हासिल करता है, तो वो विकास के अंतर्गत आता है। ठीक है, विकास जन्म से शुरू होता है, मृत्यु पर्यंत तक चलता है। विकास जन्म से शुरू होता है और मृत्यु पर्यंत तक चलता है। देखिए ध्यान से, कोई बच्चा जब जन्म लेता है और इस दुनिया में आता है तो सबसे पहले वो, उसकी आंखें जब इस दुनिया में आती हैं तो उसकी आंखें चौंधियाती हैं, यानी कि सबसे पहले वो अपने आंखों की जो आंखों को जब प्रकाश में लाता है, आज की आंखें जब प्रकाश में आती हैं तो उसके प्रति अपने आप को अनुकूलित करने की कोशिश करती है, यानी कि वहां से उसका विकास शुरू हो गया। वो अपने व्यवहार में परिवर्तन कर रहा है। ठीक है, वो माँ के गर्भ में 9 महीने बिताने के बाद जब इस दुनिया में आता है और जब प्राकृतिक रूप से प्रकाश के संपर्क में आता है तो उसके प्रति अपने आप को संयोजित करने का, समायोजित करने का प्रयास करता है। वही व्यक्ति जब मृत्यु शैया पर पड़ा रहता है तो अपने बच्चों को बुलाता है, कहता है बेटा देखो, आपस में मिलजुल कर रहो, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारी गलतियां की, तुम मत वो करना। यानी कि वो मृत्यु के अंतिम समय में भी सीख रहा है, व्यवहार में परिवर्तन करने की कोशिश कर रहा है। जिंदगी में कभी बेटों को बुला करके नहीं समझाया, नहीं बताया, लेकिन अंतिम समय में उसको लगा कि हमें ये बातें कुछ करनी चाहिए, हमने जो गलती की उसके बारे में मुझे स्वीकार करना चाहिए, उस बात उनको साझा करना चाहिए परिवार के साथ। तो आप देखिए ध्यान से कि व्यक्ति जन्म लिया तो वहां से उसकी सीखने की शुरुआत हो गई, और वो कहाँ तक सीख रहा है, मृत्यु पर्यंत तक। जब तक मृत्यु के शैया पर नहीं पहुंच जाता है तब तक वो सीख रहा है। आपने देखा होगा उम्र के अंतिम पड़ाव में लोग बहुत सारे जगहों पर, धार्मिक स्थलों पर जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अब वो समय आ गया है, जीवन का जो सच है वो हमारे समक्ष है, हर व्यक्ति इस दुनिया से जाना है। तो उस समय
वो सोचता है कि हमने जो कुछ भी बुराइयां की है या जो कुछ भी हमने पाप किया हुआ है उसको दूर कर लिया जाए, ताकि वो बहुत सारा जो है कैलकुलेशन कर करके अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने की कोशिश करता है। ठीक है, आगे देखिए। अभिवृद्धि केवल धनात्मक होता है। दांतों की संख्या बढ़ती है हमेशा। हड्डियों की संख्या हमारी जो होती है वो, हालांकि हड्डियों की संख्या की बात में छोड़ दीजिए, अगर हम कहते हैं कि हड्डियों का जो आकार है वो हमेशा क्या होता है, बढ़ता है। हड्डियों का जो आकार है वो क्या होता है, बढ़ता है। हाथ पैरों की लंबाई जो क्या होती है, बढ़ती है। विकास धनात्मक और ऋणात्मक दोनों भी हो सकता है। जैसे आप देखिए, कोई बच्चा हाई स्कूल में था, पढ़ने में बहुत तेज था, वो क्लास में टॉप करता था, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे उसकी संगत खराब ही होगी, संगत खराब हो गई, उसका व्यवहार बदल गया, वो नशा करने लगा, धीरे धीरे उसका विकास किधर हो जाएगा, ऋणात्मक दिशा की ओर चला जाएगा। उसका व्यक्तित्व जो है उसका ह्रास हो जाएगा और कुल मिला जुला के उसका पतन होना शुरू हो जाएगा। अभिवृद्धि क्रमिक होता है, क्रमिक होता है। जैसे देखिएगा, आमतौर पर जब अभिवृद्धि की बात की जाती है, तो अभिवृद्धि या विकास की जब बात की जाती है तो ये इसके दो सिद्धांत प्रचलित है। एक मस्तकाधोमुखी विकास का सिद्धांत और एक होता है निकट दूर विकास क्रम का सिद्धांत। मस्तकाधोमुखी विकास का सिद्धांत का मतलब कि किसी बालक का विकास मस्तिष्क के लेकर या सिर से लेकर पैर की ओर होता है, उसकी दिशा जो होती है। या जो निकट दूर क्रम विकास का सिद्धांत है, जो केंद्रीय विकास का सिद्धांत है, वो ये कहता है कि बालक का विकास पहले केंद्र की ओर होता है, फिर उसके बाकी शरीर की ओर होता है। तो इसलिए जो अभिवृद्धि होती है वो क्रमिक होता है। विकास की कोई सीमा नहीं है। सीमा का मतलब क्या है, जैसे आपने पढ़ा होगा कि हमारे देश में स्वामी विवेकानंद की जो IQ थी बहुत थी। हम सभी के पास ये अवसर है कि हम भी अपनी IQ को, बुद्धिमत्ता को बढ़ा पाएं। उसकी कोई सीमा नहीं है, तो हम जिस क्षमता तक चाहें अपनी क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं, है ना। तो विकास की कोई सीमा नहीं है, ये हमारे ऊपर है कि हम उस पर कितना प्रयास कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं और किस सीमा तक उसको हम बढ़ाने का प्रयास, किस सीमा तक उसको हम ले जा पा रहे हैं। अभिवृद्धि जो होता है वो निश्चित दिशा में होता है, ये हम इस पर हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। विकास में परिपक्वता और प्रशिक्षण दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिएगा, विकास के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण चीज आता है अधिगम। अधिगम, कोई भी व्यक्ति या बालक जब अधिगम करता है तो वो अधिगम जब करेगा तो उसमें विकास होगा। अधिगम जब करेगा तो उसके व्यवहार में परिवर्तन आएगा, ठीक है, व्यवहार में परिवर्तन आएगा। और जब व्यवहार में परिवर्तन आएगा तो उसका मतलब वो क्या कर रहा है, विकास कर रहा है। अधिगम के लिए प्रशिक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। परिपक्वता क्या होती है, देखिएगा, आयु के साथ साथ व्यक्ति परिपक्व हो जाता है और किसी भी चीज के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण गुण उसकी होनी चाहिए कि वह उस सीखने के लिए तैयार होना चाहिए। जैसे अगर किसी बच्चों को बंदूक चलाना सिखाना है तो उसकी एक उम्र है। हम ऐसा नहीं है कि बच्चों को शैशवावस्था में बंदूक चलाना सिखाएंगे, क्यों नहीं सिखा पाएंगे भाई, क्योंकि वो अभी उस काम के लिए परिपक्व नहीं है। यानी कि आयु के साथ साथ, उम्र के साथ साथ हम परिपक्व जब हो जाते हैं किसी कार्य को सीखने के लिए, तब जाकर के हम उसको सीखते हैं और उसमें और हमारा विकास उस हिसाब से आगे की ओर होता है, ठीक है। तो विकास में परिपक्वता बहुत ही आवश्यक है। हाई स्कूल का बच्चा इंटर का सिलेबस नहीं पढ़ता है, क्यों, क्योंकि अभी उसका जो मस्तिष्क है वो इंटर के सिलेबस के लिए परिपक्व नहीं हुआ है ना। चलिए आगे चलते हैं। इस तरह से हमारा ये जो अभिवृद्धि और विकास का ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे यह समाप्त होता है। मुझे लगता है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। बहुत अच्छा हमारा ये वीडियो है, अच्छे तरीके से इसको बनाने की कोशिश की गई। फिर भी कुछ अगर छूट गया हो तो आप इस पर कमेंट करिएगा। हमारे वीडियोस को आप शेयर जरूर करिए, लाइक जरूर करिए, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो निश्चित रूप से इसको सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको नोट्स चाहिएगा तो नोट्स सारे हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। अगर आपको जो हार्ड कॉपी में चाहिए तो हार्ड कॉपी में मिल जाएगा, ठीक है। इसके बारे में आप सभी वीडियोस देखते जाइए, हम लोग इस पर और भी चर्चा करेंगे और भी जानकारी आपको दी जाएगी कि नोट्स और बाकी PDF आपको कैसे मिलेगा, ठीक है। तब तक आप सभी लोगों ने देखा, इसलिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय